हेलो बच्चों की हालचाल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग दो चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं वीडियो में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डायपोल का, और दूसरा किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। लेकिन किसी भी पॉइंट पे निकालने से पहले आपको पहला दो मेथड के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए ये एक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये O है और ये हमारा एक्सिस है, ये रहा एक्सिस O है, इधर भी A है डिस्टेंस एंड इधर भी A है। तो अब सबसे पहले इसको जोड़ ले इससे एंड इसको जोड़ ले इससे। यही पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर और इसी के ऊपर फील्ड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो फील्ड फाइंड करने के लिए वही ये इक्वेटोरियल लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट P ले लेंगे। इसी P पॉइंट पे हम लोग को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारा एक्सिस है। सबसे पहले आप इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। सबसे पहले A के चलते फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पे। तो फील्ड देखने का तरीका है, आपको शुरू से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने का तरीका है 1 कूलम चार्ज को वहाँ पे +1 कूलम को प्लेस करिए, या नहीं तो डायरेक्ट मालूम है प्लस है तो माइनस है तो उसका फील्ड किधर होगा, अंदर के तरफ, इस तरफ, बाहर या अंदर। तो अभी नेगेटिव है तो अंदर होगा, तो इसलिए इसका फील्ड हमारा ये रहा। दिस फील्ड इज AA, दिस फील्ड इज EA। इसको हम लोग EA से दिखाएंगे ऐसे करके, ये हो गया। और उसी तरह से ये पॉजिटिव है, इसका फील्ड फिर बाहर की तरफ होगा। दिस फील्ड इज EB, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो फील्ड हो गया, EA एंड EB। और ये हमारा पॉइंट P है। यहाँ से एक इस डायपोल के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग इस एंगल को थीटा मानते हैं, ये भी एंगल थीटा होगा। और चूंकि ये और ये पैरेलल है तो ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा होगा। फिर ये थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। अब हमको यहाँ का नेट फील्ड चाहिए। नेट फील्ड का मतलब जो वेक्टर सम आपको करना होगा, क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर सम करने के लिए बस यहाँ से एक पैरेललोग्राम ऐसे करके बना लेंगे और अब EA एंड EB का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ऑफ डायपोल। सबसे पहले आप माइनस क्यू के लिए देखेंगे और एक चीज हमेशा गिवन रहता है, ये ध्यान रखेंगे, या मान लेंगे उसको हम लोग कि लेट OP का जो वैल्यू है वो स्मॉल आ रहा है, ये हमेशा मान के चलेंगे। सेंटर डायपोल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस को R लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ऑफ डायपोल, ठीक है, एट पॉइंट P कितना होगा देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला, अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, याद कीजिए पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R²। तो 1/4πε0 चार्ज कितना है Q, साइन नहीं लिया जाता है इसमें, मैग्नीट्यूड बस लेना है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है PA का स्क्वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A चार्ज के चलते 1/A पे रखे हुए चार्ज के चलते हो जाएगा Q अपॉन, और PA का वैल्यू ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये PA एंड PB। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ये हमारा R है, ये 90 डिग्री है, ये O है और ये A है। ये रूट अंडर कितना होगा R² प्लस A², ये भी कितना हो जाएगा रूट अंडर R² प्लस A², ठीक है। इस तरह से ये हमारा पॉइंट P है। तो यहाँ पे रूट अंडर R² प्लस A² पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो इस तरह से फाइनली ये हमारा आ रहा है 1/4πε0 Q/स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, R² प्लस A² आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ऑफ डायपोल,
ठीक है, तो उसको हम EB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। EB ये प्लस क्यू के चलते फील्ड आप देख रहे हैं, ये वाला है EB, और माइनस क्यू के चलते ये था जो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर से 1/4πε0, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसके लिए है तो PB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सॉल्व करके आ रहा है 1/4πε0 चार्ज Q एंड PB जो डिस्टेंस है वो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से, ये PB है, ये PA था, √r² प्लस a² हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। इस तरह से फाइनली हमारा EB का भी वैल्यू आ गया 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन r² प्लस a²। तो आप गौर करेंगे कि EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि चार्ज भी दोनों पे वही है, Q है, दोनों से उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है, तो ये PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है कि EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो लास्ट जो हमारा आ रहा है देयरफॉर EA इक्वल टू EB आ रहा है, जिसका दोनों का वैल्यू आ रहा है 1/4πε0 Q बाय r² प्लस a²। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम आ रहा है 1/4πε0 Q बाय r² प्लस a²। अब हम यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, दोनों, और अब सबसे बड़ा बात है कि आप देख रहे हैं कि EA और EB इक्वल है, तो दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट उन दोनों के बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ से पास करेगा, मतलब थीटा और थीटा के बीच से पास करेगा, और ये रिजल्टेंट फील्ड को हम सपोज ई से दिखा रहे हैं, इक्वेटोरियल वाला है तो इसको ई से दिखा देते हैं। तो अब हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो वेक्टर के रूल से ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, तो E का वैल्यू हो जाएगा √EA² EB² 2EA EB इंटू कॉस एंगल क्या होगा। तो आप देखेंगे EA एंड EB एक दूसरे से थीटा और थीटा मिलके कितना बना रहा है 2 थीटा, तो दोनों के बीच का यहाँ जो एंगल होगा 2 थीटा के इक्वल होगा। तो अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, EA EB चूंकि इक्वल है तो ये भी EA², ये भी EA² और ये EA, इसको भी EA लिख लेंगे, EB भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 2 थीटा। और फाइनली ये आ रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2EA², और ये है ही बगल में 2EA² cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम 2EA² कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें 2EA² जैसे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा। फाइनली ये 2EA² 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, वो रख देंगे। तो फाइनली मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाले पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक 2 बाहर आ जाएगा, एक EA बाहर आ जाएगा और एक cos थीटा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2EA cos थीटा के इक्वल आ गया। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो EE इक्वल टू 2EA का वैल्यू 1/4πε0 Q बाय r² प्लस a²। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। r², cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है a, किसी भी ट्राइंगल में, या तो इसमें आइए या तो इसमें, बेस a है और हाइपोटेनियस ये आप जान ही रहे हैं √r² प्लस a² है। ठीक है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो a अपॉन √r² प्लस a²। तो फाइनली ये सॉल्व करके आएगा 1/4πε0 Q इंटू 2a को एक साथ कर लेंगे, Q अलग ले लेंगे और 2a को एक साथ कर लेंगे, नीचे r² प्लस a² पे पावर, यहाँ कितना पावर है 1 और यहाँ कितना पावर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2। तो इस तरह से फाइनली जो है
एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं Q इंटू 2A को P बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फाइनल रिजल्ट मेरा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया 1/4πε0। Q इंटू 2A को आप P लिख देंगे और नीचे r² प्लस a² पे पावर हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ के बाद, इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट डायपोल, वेरी शॉर्ट डायपोल, अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरी शॉर्ट डायपोल है या नहीं तो लिखा हुआ है कि r फार ग्रेटर देन a, देन क्या करते हैं, देन a टेंस टू 0 ले लेते हैं। वहाँ पे जो r काफ़ी बड़ा है a से, तो a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो a को जैसे नेगलेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा 1/4πε0। p ऊपर हो गया हमारा P और a 0 कर दीजिए तो r² पे 3/2, तो 2 कैंसिल, a 0 करने के बाद सिर्फ r² बचेगा, 2 कट जाएगा। तो फाइनली ये हमारा RQ आ गया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मेरा रिजल्टेंट फील्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आ रहा है, P जनरली डायपोल का कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी RQ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे डायपोल में अगर P कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी RQ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन पॉइंट चार्ज में आप देखते थे r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। इस तरह से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, तो वो तो बाइसेक्टर की तरफ है ही, क्योंकि EA और EB इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो उसका रिजल्टेंट तो 20 से जाएगा, तो वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पैरेलल है, डायपोल के एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन डायपोल मूवमेंट आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है, P का डायरेक्शन माइनस से प्लस के तरफ होता है। तो आप देख रहे हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EE आया है वो डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट आया है, पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आया है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई डायपोल है, इस पे -q चार्ज है, इस पे +q चार्ज है, ये उसका सेंटर है, तो दोनों के सेंटर से जो लाइन जाएगा उसको एक्सियल लाइन कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और सारा डिस्टेंस आपको डायपोल के सेंटर से लेना होता है। अगर डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P एक्सियल लाइन पे ले रहे हैं, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डायपोल मोमेंट जिधर है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। कहाँ पे, डायपोल के एक्सियल लाइन पे, चाहे उस पार लें चाहे इस पार लें, इस पार भी लेंगे तो वो डायरेक्शन टुवर्ड्स डायपोल मोमेंट होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पे आएंगे, यहाँ पे सपोज ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ठीक है, किधर होता है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है याद करेंगे हम लोग, जनरली शॉर्ट डायपोल ही लेके चलते हैं, 2p/RQ, डायपोल जनरली छोटा ही होता है। यहाँ पे आप पढ़े 2p/RQ होता है, और अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पे होता है 1/4πε0 p/RQ। तो आप देखेंगे कि सेम डिस्टेंस r के लिए, सेम डिस्टेंस सेंटर से r के लिए एक्सियल लाइन का जो फील्ड है उसका हाफ होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो कि EA/EE अगर हम लोग करते हैं तो वो आ रहा है 1/4πε0 2p/RQ, और नीचे हो जाएगा 1/4πε0 p/RQ। जब इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों कट जाएगा, PP कट जाएगा, RQ कट जाएगा। तो इस तरह से EA = 2, EA/EE = 2, देयरफॉर हम बोल सकते हैं EA = twice of EE, या बोल सकते हैं EE = EA/2, ठीक है। तो आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का डबल होता है, या इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का हाफ होता है जब सेंटर से दोनों r डिस्टेंस पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। EE = EA/2। सपोज मान लीजिए कि कहीं पे आपको पता है कि यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या यहाँ पता है 5 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। आराम से बिना उतना फॉर्मूला सॉल्व किए आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, और पॉइंट जो दिया हुआ है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वो आर और थीटा का फॉर्म होता है जिसको हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इन पोलर फॉर्म मतलब होता है उसमें दो आप जान रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड पे लेते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब पोलर फॉर्म में दो ही चीज़ रहता है, एक पोजीशन वेक्टर आर और कितना एंगल बना रहा है एक्सिस से, तो थीटा। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक डायपोल बना लेंगे। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये डायपोल का सेंटर है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट पी है और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये डायपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। इतना चीज़ आपको गिवन रहेगा। ये ए है, ये बी है, वो पी है, तो हम लोग को गिवन है ओ से पी का डिस्टेंस लेट मान लेते हैं वो आर है और एंगल पी ओ बी जो है वो थीटा है। ये दो चीज़ हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए पहले जो पढ़े हैं उसी का यूज होगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ डायपोल मूवमेंट P ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा P हो गया, ठीक है। डायपोल मूवमेंट P हो गया जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब P का दो कंपोनेंट होगा और ये डायपोल, ये जो देख रहे हैं ये OP पोजीशन वेक्टर है, तो हम लोग इस OP के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये 90 है, ये डायपोल मोमेंट P है जिसका मैग्नीट्यूड P है। किसी भी वेक्टर को आप एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे ये जो नेट डायपोल मोमेंट P है जो एक डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग है उसका कितना कंपोनेंट होगा, तो उसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा P cos, और एक कंपोनेंट उसका इधर होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा P sin, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो कंपोनेंट हो गया P cos और P sin। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ एक डायपोल है, यहाँ दो डायपोल है, क्योंकि आप P को ब्रेक कर चुके हैं। अब P को भूल जाना है, समझना है कि दो डायपोल है, एक का डायपोल मोमेंट P cos है, दूसरे का डायपोल मोमेंट P sin है। तो अब हम बारी बारी से दोनों डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस पॉइंट P पे। तो दोनों के चलते फाइंड करते हैं। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे P है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दिस केस जब आपको पोलर फॉर्म में फाइंड करना होगा तो डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल supposed to be resolved into two components, उसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। पहला कंपोनेंट का नाम है P cos, ठीक है। पहला कंपोनेंट आप देख रहे हैं P cos है जो किसके लॉन्ग लाई कर रहा है, जहाँ पे फील्ड फाइंड करना है उसी के लॉन्ग लाई कर रहा है। तो आप गौर करेंगे कि ये एक तरह से देखेंगे कि ये हमारा P cos थीटा है, एक डायपोल है। सिंपली आप कहीं डायपोल दिखाना चाहते हैं तो बस एक ऐसे करके एक एरो दे दीजिए, नीचे P लिख दीजिए, हो गया, ये डायपोल हो गया। इधर समझ जाना है कौन चार्ज है, नेगेटिव, और इधर कौन चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। बस हो गया इस तरह से। तो सीधे एक एरो दे दिए तो वो एक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डायपोल मोमेंट से बस हमको मतलब है। अब चार्ज दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप कहीं भी, जैसे अभी ये समझेंगे कि ये एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। अब P cos के लिए ये कौन सा लाइन होगा, तो P cos के लिए पॉइंट P, इसके लिए ये कौन सा लाइन है, एक्सियल,
कौन सा लाइन है, अभी जस्ट देखे एक्सियल लाइन। तो अब हम लोग P cos थीटा पहला कंपोनेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट P cos थीटा, उसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे E1 से, ये रहा, ये हो गया E1, है ना। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं दिस इज E1। आप जानते हैं कि किसी भी डायपोल के लिए उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होता है, जो अभी जस्ट हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जिधर डायपोल मोमेंट P होगा उसी के डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा। तो P cos थीटा एक डायपोल है, ये सबको आपको भूल जाना है। उसके लिए उसके एक्सिस पे फील्ड किधर होगा, उसका डायरेक्शन, तो जिधर P cos थीटा डायपोल मोमेंट है उसी तरफ होगा, क्योंकि P cos के लिए ये वाला जो लाइन है वो एक्सियल लाइन का काम कर रहा है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला याद करेंगे एक्सियल लाइन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/rq, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन rq। चलिए पहला हमारा E1 का वैल्यू आ गया, E1 निकाल चुके हैं। अब हम लोग P cos थीटा के चलते उसी पॉइंट P पे फील्ड फाइंड करेंगे। तो P cos के लिए फाइंड करने के लिए अब ये दूसरा नंबर है हमारा P sin थीटा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट P sin थीटा एट पॉइंट P, ठीक है। तो अब आप गौर करेंगे कि जो P sin थीटा है वो ये वाला है, ये रहा P sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस जस्ट देख चुके हैं, वो इक्वेटोरियल लाइन होता है। तो अब इस बार हमारा जो ये है ये रहा P sin थीटा, और सेम उतना ही डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, और कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो वो इक्वेटोरियल लाइन हो गया उसके लिए। और इक्वेटोरियल लाइन पे आप देखे थे कि डायपोल जिसके लिए निकाल रहे हैं उस डायपोल के ही पैरेलल फील्ड होता है, लेकिन डायपोल मोमेंट के अपोजिट। तो डायपोल मोमेंट अभी किधर है, इस तरफ, तो इसी के पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ जो डायरेक्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे E2 अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जस्ट अपोजिट, इसके पैरेलल होगा और जस्ट अपोजिट होगा। तो चलिए E2 फाइंड करते हैं। E2 इक्वल टू फार्मूला याद करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला था, P/rq। इक्वेटोरियल लाइन के लिए फार्मूला होता है P/rq। बस जहाँ P है वहाँ पे P sin थीटा लिख देंगे, और नीचे बस P के बदले में जो काम करने लगेगा वो P sin थीटा करने लगेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों फील्ड, चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं हम लोग बगल में, दोनों फिगर से समझ रहे हैं। ये बना के भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। अब इससे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से 90 बना रहा है। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए एट पॉइंट P। तो ठीक है, एट पॉइंट P। तो E इक्वल टू अंडर रूट फॉर्मूला होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। एक देख रहे हैं एक्सिस के लॉन्ग, एक इसके पैरेलल है, और चूंकि ये दोनों 90 बना रहा है तो ये दोनों भी एक दूसरे से 90 बनाएगा। दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो पैरेललोग्राम बना लेंगे। आप जान रहे हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट टेल एक जगह हो तो पैरेललोग्राम बना लेना है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे जाएगा, यही रिजल्टेंट फील्ड E हो जाएगा। ये हमारा
रिजल्टेंट फील्ड ई हो जाएगा। तो ई फाइंड करने का आप लोग वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2e1 e2 cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। cos 90 जीरो होता है तो आगे का टर्म इसमें जीरो हो जाएगा, तो सीधे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस बेसिस पे e इक्वल टू अंडर रूट e1 का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसको हमको लगता है ज़रा फ्रेश करके ऊपर शुरू से हम लोग देख लेते हैं इसको। e इक्वल टू अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यू, ये e1 का वैल्यू है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यू, ये होल स्क्वायर हो गया इस तरह से, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर है तो एक 3 cos स्क्वायर ले लेंगे, एंड एक cos स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर का सम 1 होता है, ये दोनों का सम यहाँ पे 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड आया है, अब हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है तो दोनों फाइंड करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो r पोजीशन वेक्टर है, ये r है, उसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। कभी भी आपको डायरेक्शन बताना हो तो आप पोजीशन में अल्फा बताना है या बीटा बताना है। तो अल्फा बीटा कैसे बताएंगे डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन तो लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक्स एन एंगल अल्फा विथ R, पोजीशन वेक्टर R से वो अल्फा बना रहा है, यही अल्फा हमको फाइंड करना है, ये अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए ये हमारा E2 है और ये हमारा E1 है, ये E2 है ये E1 है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो डायरेक्शन के लिए अब आप क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल टू फॉर डायरेक्शन E2 अपॉन E1 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो E2 कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यू, और E1 आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये दोनों कैंसिल, आर क्यू कैंसिल, p कैंसिल। तो इस तरह से जो tan अल्फा है, ठीक है, tan अल्फा का वैल्यू आ रहा है साइन, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे p साइन होगा और नीचे 2p cos होगा, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए यूज होगा, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेट फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, और डायरेक्शन के लिए tan अल्फा इक्वल टू वेयर अल्फा डायरेक्शन है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो है वो r के साथ बना रहा है। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो हो गया क्लियर। अब इसमें यहाँ पे अगर एक्सियल लाइन पे निकालना हो तो थीटा 0 डाल दीजिए, तो cos 0 1, तो 3 1 4, 4 का रूट 2, तो 2p बाई आर क्यू
हो जाएगा। यही इक्वेटोरियल लाइन पे रखना निकालना है तो थीटा 90 डाल दीजिए, कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म जीरो, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 इंटू पी, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 p/r³। तो इस तरह से हम इजीली आराम से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।